कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक की प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। और बच्चों, यह प्रश्नावली आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में प्रत्येक वर्ष अवश्य पूछा जाता है, वो भी 8 अंकों के लिए। तो आज हम इस प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे और अपने 8 अंक पक्के करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हमको कुछ रैखिक समीकरणों के निकाय दिए गए हैं और उन निकायों को हमें संगत और असंगत के रूप में वर्गीकृत करना है। अब ये संगत निकाय कौन सा होता है और असंगत निकाय कौन सा होता है, पहले इसको समझते हैं। तो संगत निकाय उस निकाय को कहा जाता है यदि रैखिक समीकरण का एक या एक से अधिक हल होते हैं तब निकाय संगत कहलाता है, और यदि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है तब निकाय असंगत कहलाता है। तो हम दिए गए रैखिक समीकरण को संगत असंगत में कैसे वर्गीकृत करेंगे, इसके लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो चलिए उन स्टेप को हम समझते हैं। तो किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को हम एक आव्यूह समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को हम एक आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वह आव्यूह समीकरण होता है ए एक्स इक्वल बी। और इस आव्यूह समीकरण में जो आव्यूह ए है, देखिए आव्यूह ए प्रदर्शित करता है, उसका नाम हम लिख लेते हैं यहां पर रैखिक रैखिक निकाय का रैखिक निकाय के गुणांकों का आव्यूह गुणांकों का आव्यूह। समीकरण में बी प्रदर्शित, देखिए एक्स प्रदर्शित करता है अज्ञात राशियों का अज्ञात राशियों का अज्ञात राशियों का अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह स्तंभ आव्यूह। और यहां पर बी प्रदर्शित करता है दाएं पक्ष में स्थित सभी दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर अचर संख्याओं का स्तंभ आव्यूह। तो हम इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को इस आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ए जो है एक रैखिक निकाय के गुणांकों का आव्यूह है, आव्यूह एक्स अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह है, आव्यूह बी दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर संख्याओं का स्तंभ आव्यूह है। तो हम दिए गए रैखिक समीकरण की मदद से पहले आव्यूह ए, आव्यूह एक्स और आव्यूह बी को ज्ञात किया करेंगे। यह हमारा पहला स्टेप रहेगा। यहां पर स्टेप नंबर 1 हमारा रहा करेगा। यहां पर स्टेप 1 है आव्यूह ए, एक्स और बी को ज्ञात करना। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। तो स्टेप 2 में हम जो स्टेप 1 में हमने आव्यूह ए ज्ञात किया था, इसका सारणी ज्ञात करेंगे। स्टेप 2 में आव्यूह ए का सारणी ज्ञात करेंगे, और यदि आव्यूह ए का सारणिक शून्य नहीं आता है, अगर आव्यूह ए का सारणिक का मान शून्य नहीं आता है, तब निकाय हमारा हो जाता है संगत। तब संगत निकाय होता है। और यदि आव्यूह ए का सारणिक का मान, देखिए आव्यूह ए का सारणिक का मान अगर शून्य आ जाता है, तब उस स्थिति में हम आव्यूह ए के एडजॉइंट का गुणनफल ज्ञात करते हैं आव्यूह बी के साथ। और यदि उसका मान शून्य आव्यूह नहीं आता है, तब निकाय
असंगत होता है, तब निकाय असंगत होता है, तब निकाय असंगत होता है। और यदि एडजॉइंट ए का गुणनफल आव्यूह बी के साथ एक शून्य आव्यूह आ जाता है, तब निकाय के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और अनेक हल की स्थिति में निकाय संगत कहा जाता है, संगत होता है। तो स्टेप 1 में हम दिए गए रैखिक समीकरण की मदद से आव्यूह ए, एक्स और बी ज्ञात किया करेंगे। फिर स्टेप 2 में हम आव्यूह ए का सारणिक का मान ज्ञात करेंगे और वह शून्य नहीं आता है, तब उस स्थिति में निकाय संगत होगा। और यदि आव्यूह ए का सारणिक का मान शून्य आ जाता है, तब हम एडजॉइंट ए, तो यहां पर शून्य आने पर हमको संगत असंगत का पता नहीं चलेगा, उसके लिए हम एडजॉइंट ए का गुणनफल करते हैं आव्यूह बी के साथ। और अगर उन दोनों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह नहीं आता है, तब रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है उस स्थिति में, और निकाय असंगत कहलाता है। और यदि एडजॉइंट ए का गुणनफल आव्यूह बी के साथ एक शून्य आव्यूह आ जाता है, तब निकाय संगत होगा, क्योंकि इस स्थिति में रैखिक समीकरणों के अनेक हल होते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें हम संगत असंगत पता किया करेंगे। और फिर एक लास्ट स्टेप रहता है इस प्रश्नों में, स्टेप नंबर 3। और यदि स्टेप नंबर 2 में हमारा जो आव्यूह ए का जो निकाय दिया गया है अगर वह संगत आ जाता है, तब हम दिए गए रैखिक समीकरणों के हल भी ज्ञात कर सकते हैं। हल का मतलब है यहाँ पर जो चर दिए गए हैं अज्ञात राशियां, इनके मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं आव्यूह विधि के माध्यम से। और ये मान हमें रखने होंगे यहाँ पर x बराबर a इनवर्स b में। और जे अगर हमारा निकाय संगत आता है, तब हम यहाँ पर आव्यूह x का मान रखें, आव्यूह ए का व्युत्क्रम और आव्यूह बी का गुणनफल ज्ञात करके दी गई अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक इस प्रश्नावली में हमको केवल यह बताना है कि कौन सा निकाय संगत है और कौन सा निकाय असंगत है। तो हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक केवल 2 ही स्टेप किया करेंगे। स्टेप 1 में ए, एक्स और बी का मान ज्ञात करेंगे, और स्टेप बी में हम इन इन पॉइंट्स की मदद से ज्ञात किया करेंगे कि हमारा निकाय संगत है या असंगत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको जो रैखिक समीकरणें दी गई हैं वो 2 रैखिक समीकरणें दी गई हैं चर x और y में। तो पहले हम आव्यूह ए ज्ञात करेंगे दिए गए रैखिक समीकरण की मदद से। तो समीकरण में हमको पहला रैखिक समीकरण यहां पर दिया गया था x प्लस 2y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 2। और दूसरा रैखिक समीकरण हमको यहां पर दिया गया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 3। ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण है। अब इस रैखिक समीकरण की मदद से हम आव्यूह ए को ज्ञात करेंगे स्टेप नंबर 1 में। देखिए स्टेप नंबर 1 में हम आव्यूह ए ज्ञात करेंगे। आव्यूह दिए गए रैखिक समीकरणों का गुणांकों का आव्यूह कहलाता है। अब देखिए पहले रैखिक समीकरण में x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है, तो 1 और 2 को हम पंक्ति के रूप में लिख लेंगे। फिर दूसरे समीकरण से x का गुणांक 2, तो यहां 2, फिर दूसरी समीकरण से y का गुणांक 3। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह ए का मान। अब हम आव्यूह x ज्ञात करेंगे। आव्यूह x रहता है अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह। तो यहां पर अज्ञात राशियां हैं, चर है यहां पर x और y, तो इनको स्तंभ के रूप में लिखेंगे क्योंकि x एक स्तंभ आव्यूह है। उसके बाद हम आव्यूह बी ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह बी दाई रैखिक समीकरण निकाय में दाई ओर स्थित सभी अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह होता है बी। तो यहां पर अचर राशियां दाएं पक्ष में देखिए बराबर के बाद है 2 और दूसरे समीकरण में है 3। तो पहले स्टेप में हमने आव्यूह ए, आव्यूह एक्स और आव्यूह बी ज्ञात कर लिया है। अब हम स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं, जिसके माध्यम से हम यह बता पाएंगे कि दिया गया निकाय संगत है या असंगत है।
उसके लिए हमें पहले आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात करना होगा। तो पहले स्टेप नंबर 2 में हम आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो इस आव्यूह ए को हम सारणिक के रूप में बदल लेते हैं, सारणिक के रूप में बदल लेंगे। तो सारणिक के रूप में बस ये चिन्ह, सारणिक वाले चिन्ह लग जाएंगे इस कोष्टक के स्थान पर। 1, 2, 2 और 3। ये एक 2x2 कोटि का सारणिक है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने पिछली प्रश्नावली में सीखा था। पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करते हैं। 1 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा 3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4, और जब हम 3 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -1। तो यहां पर दिए गए सारणिक का मान शून्य नहीं आया है, आव्यूह ए के सारणिक का मान शून्य नहीं है। तो अब यहां पर हमारी कौन सी स्थिति लगेगी, देखिए, जब दिए गए सारणिक का मान, आव्यूह ए के सारणिक का मान अगर शून्य नहीं आता है तब निकाय संगत कहलाता है। तो ये स्थिति यहां पर फॉलो हो गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि आव्यूह ए के सारणिक का मान शून्य नहीं है, इसलिए निकाय संगत है। तो ये हो गया है हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको दिए गए रैखिक समीकरण को संगत असंगत के रूप में वर्गीकृत करना था। तो आप, तो पहले प्रश्न में जो निकाय दिया गया था वह आ गया है संगत। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में भी हमको 2 ही रैखिक समीकरण दी गई हैं। रैखिक समीकरण, इनको हम आव्यूह समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। आव्यूह समीकरण होती है ax इक्वल बी, जहां पर आव्यूह ए रैखिक समीकरण के गुणांकों का आव्यूह होता है, आव्यूह x अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह होता है, और आव्यूह बी दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह होता है। तो पहले हम स्टेप 1 में हम आव्यूह ए ज्ञात करेंगे। आव्यूह ए ज्ञात करेंगे तो आव्यूह ए की जो पहली पंक्ति होगी, पहले समीकरण में जो चर दे रखे हैं उनके गुणांकों को लिखेंगे हम। तो x का गुणांक 2, यहां पर y का गुणांक है -1, y के गुणा में होगा यहां पर -1। फिर दूसरी पंक्ति में x का गुणांक है 1, y का गुणांक है यहां पर 1। तो ये हमारा आव्यूह ए आ गया है। उसके बाद हम आव्यूह बी ज्ञात करेंगे। आव्यूह बी अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह है। तो इस निकाय में 2 अज्ञात राशियां x और y हैं, यही चर हैं यहां पर। तो x और y आ जाएंगी आव्यूह x में। उसके बाद आव्यूह बी रहता है दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर राशियों के स्तंभ आव्यूह को आव्यूह बी कहा जाता है। तो यहां पर दाएं पक्ष में स्थित संख्या 5 और 4 है। तो 5, 4 ये बन गया एक स्तंभ आव्यूह बी। अब हम स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में हम आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह ए का सारणिक के लिए हम इस आव्यूह को सारणिक के रूप में बदल देंगे। 2 - 1 1 1। अब इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 2x2 कोटि के सारणिक का। पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा, 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और 1 की गुणा -1 से करेंगे। 1 की गुणा जब हम -1 से करेंगे तो आ जाएगा -1, और यहां पर फिर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस प्रश्न में भी दिए गए जो आव्यूह ए हमने ज्ञात किया था उसके सारणिक का मान शून्य नहीं आया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि आव्यूह ए के सारणिक का मान शून्य नहीं है, इसलिए निकाय संगत है। निकाय संगत है। तो प्रश्न संख्या 2 में जो रैखिक समीकरणों का निकाय दिया गया था वह संगत आया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में भी हमको 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अब हम इन 2 रैखिक समीकरण निकाय को एक आव्यूह समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। ax इक्वल बी के फॉर्म में हम इसको, इस रैखिक समीकरण को बदल सकते हैं। तो पहले हम आव्यूह ए ज्ञात करेंगे। आव्यूह ए रहता है रैखिक समीकरण निकाय के गुणांकों के आव्यूह को आव्यूह ए कहा जाता है।
तो आव्यूह ए की जो पहली पंक्ति होगी वो पहले समीकरण में चर चर के गुणांक होंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक 1, y का गुणांक है 3। तो ये पहली पंक्ति के अवयव आ गए हैं। अब आव्यूह ए के दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे समीकरण से मिलेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर 2 और y का गुणांक है 6। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह ए। अब हम आव्यूह x ज्ञात करेंगे पहले। तो आव्यूह x रहता है अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पर इन रैखिक समीकरण में x और y ही अज्ञात राशियां हैं क्योंकि यह चर हैं। तो x और y आ गए हैं आव्यूह x में। उसके बाद आव्यूह b, दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह होता है आव्यूह b। तो यहाँ पर दाएं पक्ष में स्थित संख्या 5 और 8 है। तो ये आव्यूह a, x और b हमने ज्ञात कर लिया है। इसको कहते हैं हम स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में हम a, b, x ज्ञात करते हैं बस। स्टेप नंबर 2 में हम स्टेप सेकंड में हम आव्यूह a जो हम ज्ञात करते हैं उसका सारणिक ज्ञात करते हैं। तो इस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में बदल लेंगे 1, 3, 2, 6। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे। 1 की गुणा 6 से करने पर 6 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह और फिर माइनस चिन्ह के बाद दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे। 3 की गुणा 2 से करने पर 3 दूनी 6 आ गया है। तो यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे अब तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में दिए गए रैखिक समीकरण निकाय की मदद से हमने आव्यूह ए ज्ञात किया था, फिर उसका सारणिक का मान ज्ञात करा और वह शून्य आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ए का सारणिक का मान यहाँ पर शून्य आ गया है और जब आव्यूह ए के सारणिक का मान शून्य आता है तब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर एडजॉइंट आव्यूह ए के एडजॉइंट और आव्यूह बी के गुणनफल को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। इसकी मदद से ही हमको पता चल पाएगा कि दिया गया रैखिक समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो पहले हमको एडजॉइंट ए ज्ञात करना होगा। तो एडजॉइंट ए होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडजॉइंट ए का सूत्र जो हमने पिछली कक्षा में भी पिछली प्रश्नावली में सीखा था कि किसी आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको एडजॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो एडजॉइंट ए बराबर सूत्र रहता है आव्यूह बी का डैश। और प्रश्न में बी हमको पहले से ही मान रखा है हमने, तो यहाँ पर कोई सा भी आव्यूह नाम दे देंगे, जैसे आव्यूह सी। तो एडजॉइंट ए जो होता है आव्यूह सी का परिवर्त के बराबर होगा। अब ये आव्यूह सी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं जहां सी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है, ए का सहखंड आव्यूह है। तो पहले हमको आव्यूह सी ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही हम आव्यूह ए का एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो आव्यूह सी होगा यहाँ पर आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सहखंड का अवयव प्लस आव्यूह। तो ए में यहाँ पर 4 अवयव हैं, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड A11, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड A12 और दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड A21 और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड को हम प्रदर्शित करेंगे A22 से। अब ये 4 मान हमको ज्ञात करने हैं और यहाँ पर रख देंगे, आव्यूह सी हमको मिल जाएगा। तो पहले हम A11 ज्ञात करते हैं। A11 का मतलब होगा -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से M11 से। सहखंड को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और उपसारणिक को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर -1 की घात हो गया है 2। अब M11 कैसे ज्ञात करेंगे, तो आव्यूह M11 का मतलब है पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है, ये जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो जो अवयव बचते हैं वो इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। तो यहाँ पर 6 अवयव केवल अकेला बचा है। तो 6 जो है इस ये रहा M11 यानी कि पहली पंक्ति के पहले अवयव के सारणिक उपसारणिक। तो -1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर +1 और उसकी गुणा। तो इस सारणिक में केवल एक ही अवयव है, तो इसका मान भी आ जाएगा 6 और 6 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा +6। तो यहाँ पर पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M12 से।
तो -1 की घात यहां पर आ जाएगा 3, और m12 का मतलब है पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो अवयव बचेगा 2। यही इसके उपसारणिक का अवयव रहेगा 2। तो -1 की घात एक विषम संख्या है, तब इसका मान आता है -1, और इस उपसारणिक में केवल एक ही अवयव है 2, यही इसका मान हो जाएगा। तो जब 2 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा -2। अब हम दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से करेंगे m21 से। तो -1 की घात यहां पर आ गया है 3, और m12 का मतलब है दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है 2। ये 2 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो अवयव बच गया है हमारे पास 3। तो इसके उपसारणिक में अवयव आ गया है 3। तो -1 की घात यहां पर विषम संख्या है, तब इसका मान -1 आएगा, और इसकी गुणा 3 से करेंगे, इस सारणिक का मान है 3, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। 3 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -3। अब हम दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m22 से। तो -1 की घात यहां पर आ गया है 4, और m22 का मतलब है दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो दूसरी पंक्ति का ये दूसरा अवयव है यहाँ पर 6। 6 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, अवयव बचेगा केवल 1। इसके उपसारणिक में एक अवयव है, और इसका मान भी 1 आएगा, और -1 की घात है यहाँ पर 4, एक सम संख्या है, तो ये रहेगा +1, और +1 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा प्लस का ही 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चारों सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हमको आव्यूह सी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः आव्यूह सी बराबर, तो आव्यूह सी के जो अवयव आए हैं, पहली पंक्ति का पहला अवयव 6, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव -2, 6 -2, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -3, और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1, -3 और 1। ये आ गया है हमारा आव्यूह सी। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर है आव्यूह सी के परिवर्त के। तो आव्यूह सी हम लिख लेते हैं 6 -2 -3 1, और इसका जब हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 6 -2, दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे -3 1। ये आ गया है एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए। और आव्यूह बी हमने पहले ही प्रश्न में पहले स्टेप में ज्ञात कर लिया था। अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे एडजॉइंट एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल। तो पहले हम एडजॉइंट ए को रख लेंगे। एडजॉइंट ए के अवयव है 6 -3 -2 1, और इसकी गुणा इस आव्यूह बी के साथ। तो आव्यूह बी के अवयव यहां पर हम देखेंगे, आव्यूह बी के अवयव हैं 5 और 8, 5 और 8। अब इन दोनों आव्यूह का हम गुणनफल करेंगे। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह में। तो 6 की पहली पंक्ति का पहला अवयव 6, स्तंभ का पहला अवयव 5, 6 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 30। फिर -3 की गुणा हम करेंगे 8 से, तो माइनस का 24। फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों की गुणा पहले स्तंभ के अवयवों से करेंगे। तो -2 की गुणा +5 से करने पर आ जाएगा -10, और 1 की गुणा जब हम 8 से करेंगे तो आ जाएगा +8। तो इन दोनों का गुणनफल जो आया है 30 में से, देखिए 30 में से 24 घटाएंगे 6, और 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 10 में से 8 घटाएंगे 2, चिन्ह आएगा माइनस का, और यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, और चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। 2 तिया 6 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए, अच्छा ये हमने गलत कर लिया, तो ये उपसारणिक के ये सारणिक के ही रूप में रहेगा कि 30 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 6, और -10 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का। तो ये आ गया है, जो कि एडजॉइंट ए और आव्यूह बी दोनों का गुणनफल जो आया है, एक शून्य आव्यूह यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एडजॉइंट ए और आव्यूह बी
दोनों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह नहीं है। और इस स्थिति में हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि अगर एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल एक शून्य आव्यूह नहीं आता है तब निकाय, तो यहां पर लिखेंगे निकाय असंगत है। निकाय असंगत है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ इस रैखिक समीकरण निकाय में हमको 3 रैखिक समीकरण दी गई हैं और 3 रैखिक समीकरण दी गई हैं। चर भी यहाँ पर x, y और z 3 ही चर हैं। अब इस रैखिक समीकरण निकाय को हम एक आव्यूह समीकरण के रूप में बदल सकते हैं जो रहती है ax इक्वल b, जहां पर आव्यूह a प्रदर्शित करता है रैखिक समीकरण निकाय के गुणांकों के आव्यूह को, आव्यूह x प्रदर्शित करता है अज्ञात राशियों के स्तंभ आव्यूह को और आव्यूह b प्रदर्शित करता है दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर राशियों के स्तंभ आव्यूह को प्रदर्शित करता है। तो पहले हम यहाँ पर आव्यूह a ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 रैखिक समीकरण हमको दी गई हैं, तो आव्यूह ए में भी 3 पंक्तियां होंगी। पहली पंक्ति में x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, फिर y का गुणांक भी 1 है और z का गुणांक भी 1 है यहाँ पर पहली पंक्ति। अब दूसरे रैखिक समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक है 3 और z का गुणांक है 2। फिर तीसरे समीकरण में x का गुणांक a, y का गुणांक भी a है और z का गुणांक है 2a। ये आव्यूह ए हमारा ज्ञात हो चुका है। अब हम आव्यूह x ज्ञात करेंगे। आव्यूह x प्रदर्शित करता है अज्ञात राशियों के स्तंभ आव्यूह को। तो इन समीकरण में अज्ञात राशियां हैं x, y और z जो भी चर हैं। तो x, y, z ये हो गए आव्यूह x के अवयव। अब हम आव्यूह b ज्ञात करेंगे। आव्यूह b दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर संख्याओं का एक स्तंभ आव्यूह को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में अचर राशि है दाहिने पक्ष में 1, यहाँ पर 2 और फिर तीसरे समीकरण में है 4। तो पहले स्टेप में हमने आव्यूह ए, आव्यूह बी और आव्यूह एक्स ज्ञात कर लिया है। अब हम दूसरे स्टेप में ज्ञात करेंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। उसके लिए हमें स्टेप 2 में आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं स्टेप 2, आव्यूह ए का हम सारणिक ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो आव्यूह ए को हम सारणिक के रूप में बदल लेंगे और इसके अवयव यहाँ लिख लेते हैं। अवयव है यहाँ पर ए के पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव 1 1, फिर 2 3 2 और तीसरी पंक्ति का अवयव है यहाँ पर ए 2 ए 2 ए। अब हम इस सारणिक का मान, यह सारणिक जो है, यह आव्यूह जो है एक तो इस आव्यूह ए को हमने सारणिक के रूप में बदल लिया है और यह 3x3 कोटि का सारणिक है, इसलिए हम इसका प्रसार पहली पंक्ति के अनुसार करके इस सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का प्रसार करने पर तो पहली पंक्ति के जो अवयव के चिन्ह आते हैं, देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, +1 और इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से। तो एक ही पहली पंक्ति का पहला अवयव एक, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बच गए हैं 3 2 ए 2 ए। फिर हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को लिखेंगे और इसके आगे चिन्ह आता है माइनस का, क्योंकि पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, जो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगी एक विषम संख्या 3। तो विषम संख्या आने पर चिन्ह आता है माइनस का। अब इसकी गुणा करेंगे इसी के उपसारणिक से। तो ये जिस पंक्ति में पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरे स्तंभ में दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। तो अवयव बचे हैं यहाँ पर 2 2 ए और 2 ए।
फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है एक, एक के आगे प्लस का चिन्ह और इसकी गुणा करेंगे इसी के उपसारणिक से। तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, अवयव बच गए हैं यहाँ पर दो, तीन, ए और ए। ये प्लस का एक, अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, दो ए की गुणा तीन से करने पर आ जाएगा छह ए, माइनस दो की गुणा ए से करेंगे तो आ जाएगा दो ए। उसके बाद दो ए की गुणा दो से करने पर आ जाएगा चार ए, बीच में माइनस का चिन्ह, दो की गुणा ए से करेंगे तो आ जाएगा ए, प्लस एक, यहाँ पर दो की गुणा ए से करने पर आएगा दो ए, माइनस का चिन्ह, तीन की गुणा ए से करेंगे तो आ जाएगा तीन ए। तो छह ए में से दो ए घटाने पर चार ए बचेंगे और उनकी गुणा एक से करने पर आ जाएगा चार ए। चार ए में से एक ए घटाने पर तीन ए आएंगे, उसकी गुणा माइनस एक से करने पर माइनस तीन ए हो जाएगा। के बाद यहाँ पर देखिए दो ए में से माइनस करेंगे हम यहाँ पर तीन ए, तो बचेगा माइनस का ए और माइनस ए की गुणा एक से करने पर आ जाएगा माइनस ए। तो चार, पहले हम चार ए में से तीन ए घटाएंगे तो बचेगा ए और ए में से ए घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर जीरो। तो दिए गए, पहले एक बार इनका उपसारणिक चेक कर लेते हैं ये। देखिए यहाँ पर हमारी थोड़ी सी एक गलती हो गई है, ये था पहले दो की गुणा दो ए से करने पर आ जाएगा यहाँ पर चार ए, और बीच में फिर माइनस का चिन्ह, दो की गुणा ए से करेंगे तो आ जाएगा दो ए। तो छह ए में से दो ए घटाने पर चार ए आएगा और एक से गुणा करने पर चार ए, माइनस दो ए में से दो ए घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर दो ए, और दो ए की गुणा माइनस एक से करने पर माइनस दो ए। फिर दो ए की गुणा माइनस तीन ए, देखिए घटाएंगे दो ए में से तीन ए घटाएंगे, माइनस का ए बचेगा, उसकी गुणा प्लस एक से करने पर आ जाएगा माइनस का ए। अब देखिए चार ए में से दो ए घटाएंगे तो बचेगा दो ए, बीच में माइनस का चिन्ह और फिर ए, दो ए में से ए घटाएंगे तो बचेगा ए। तो दिए गए आव्यूह ए जो हमने ज्ञात किया था उसके सारणिक का मान यहाँ पर शून्य नहीं आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए के सारणिक का मान बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए निकाय हमारा संगत हो जाएगा। निकाय संगत है, तो ये हमारा निकाय हो गया है संगत। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न संख्या 5 में भी हमको एक तीन तीन रैखिक समीकरण दी गई हैं इस निकाय में और तीन ही चर हैं एक्स, वाई और जेड। तो इन रैखिक समीकरण निकाय को हम बदल सकते हैं एक आव्यूह समीकरण ए एक्स इक्वल बी के फॉर्म में। ए यहाँ पर होता है आप रैखिक समीकरण के गुणांकों का आव्यूह। तो अब देखिए इसमें तीन पंक्ति हैं, इस निकाय में तीन रैखिक समीकरण है, तो स्तंभ समुच्चय ए आव्यूह ए जो रहेगा उसमें भी तीन ही पंक्तियां होंगी। तो पहली पंक्ति के गुणांक लिखते हैं, एक्स का गुणांक तीन, वाई का गुणांक यहाँ पर माइनस एक और जेड का गुणांक है यहाँ पर माइनस दो। फिर दूसरी पंक्ति में गुणांक देखेंगे, तो दूसरी पंक्ति में x यहाँ पर नहीं है तो उसका गुणांक होगा शून्य। फिर y का गुणांक है दो और z का गुणांक रहेगा माइनस एक। तीसरी पंक्ति में x का गुणांक तीन है यहाँ पर और y का गुणांक है माइनस पांच, और z यहाँ पर तीसरी पंक्ति में नहीं है तो उसका गुणांक होगा जीरो। ये आव्यूह b आ गया। उसके बाद आव्यूह x होता है अचर राशियों, अज्ञात राशियों का स्तंभाव्यूह। तो इस रैखिक समीकरण निकाय में तीन अज्ञात राशियां हैं एक्स, वाई और जेड, तो ये स्तंभ के रूप में लिखी जाएंगी एक्स, वाई, जेड। और आव्यूह बी होता है दाहिने पक्ष में स्थित सभी अचर संख्याओं का क्या स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पर पहले समीकरण में पहला अवयव मिल जाएगा दो, दूसरी समीकरण में दाहिने पक्ष में संख्या है माइनस एक और तीसरे समीकरण में दाहिने पक्ष में संख्या है यहाँ पर तीन। तो आव्यूह ए एक्स और बी हमने ज्ञात कर लिए हैं, ये हो गया हमारा स्टेप वन। अब स्टेप सेकंड में हम दिए गए
जो आव्यूह हमने ज्ञात किया है इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो अब लिखते हैं आव्यूह ए का सारणिक बराबर, तो आव्यूह ए के अवयवों को हम सारणिक के रूप में लिख लेंगे। पहली पंक्ति के अवयव 3 - 1 - 2। दूसरी पंक्ति के अवयव है 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1। तीसरी पंक्ति के अवयव है 3 - 5 0, 3 - 5 0। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह ए। तो हमने आव्यूह ए को सारणिक के रूप में लिख लिया है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार कर देंगे। तो लिखते हैं R1 के अनुसार, R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का प्रसार करने पर, तब इस सारणिक का प्रसार हम करेंगे तो पहली पंक्ति का अवयव है यहाँ पर 3 और इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से। तो 3 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। ये 4 अवयव बच गए हैं, 2 - 1 - 5 0। फिर अगला अवयव है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है -1। तो -1 ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। तो जब हम प्रसार करते हैं तो पंक्ति में पहला अवयव प्लस का, फिर दूसरा माइनस और तीसरा अवयव लेते हैं प्लस का। तो दूसरा अवयव क्या आगे आएगा, माइनस का चिन्ह और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से। तो ये दूसरी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ में है, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। 0 - 1 और फिर है 3 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है -2। तो इसके आगे चिन्ह तो प्लस का ही आएगा और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से हम करेंगे। तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। अभी अब बचेगा 0 2 और 3 और 5। अब इन सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। 2 की गुणा 0 से करेंगे, 0 आएगा, बीच में माइनस। अब -5 की गुणा -1 से करने पर +5 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस का 1 और इस सारणिक का मान 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, फिर माइनस का चिन्ह। 3 की गुणा -1 से करने पर -3 आएगा, फिर ये माइनस चिन्ह पहले से ही है तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस हो गए -2। अब 2 की गुणा 5 से करने पर 0, बीच में माइनस। 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 3, 0 में से 5 घटाएंगे -5, प्लस 1 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 0 में से 6 घटाएंगे तो -6। 3 पंजे हो जाएंगे 15, माइनस का चिन्ह, प्लस 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, 6 दूनी 12। अब ये -15, 12 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 15। -15 में +15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आव्यूह ए के सारणिक का मान 0 आ गया है। तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि आव्यूह ए के सारणिक का मान आ गया है 0, तब हम एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल ज्ञात करके आव्यूह ए को बता सकते हैं कि वह संगत है या असंगत है। तो पहले हमको एडजॉइंट ए ज्ञात करना होगा। एडजॉइंट बी तो हमने पहले, आव्यूह बी तो हमने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं पहले स्टेप में, यहाँ पर बी। अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर होता है आव्यूह सी का डैश। और जहां हम लिखेंगे, जहां सी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो अब हम आव्यूह सी ज्ञात करेंगे और सी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है। तो आव्यूह ए में यहाँ पर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो आव्यूह सी में भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ होंगे, क्योंकि प्रत्येक अवयव का सहखंड ही आव्यूह सी का अवयव होगा। तो पहली पंक्ति का पहले अवयव का सहखंड, फिर पहली पंक्ति का दूसरे अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और तीसरी पंक्ति का तीसरा। तो ये 9 अवयव हमको ज्ञात करने होंगे जो आव्यूह ए के सहखंड है। तभी हम आव्यूह सी ज्ञात कर सकते हैं, और आव्यूह सी ज्ञात होने पर हम एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम A11 ज्ञात करेंगे।
पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो -1 की घात में 1 + 1, इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m11 से, तो -1 की घात यहाँ पर हो जाएगा 2, और m11 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये पहली पंक्ति के पहले अवयव का सारणिक है, उपसारणिक है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 3, ये पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, अवयव बचेंगे 2 - 1, 2 - 1 - 5 0। उसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो -1, पहले हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। तो -1 का वर्ग हो जाएगा +1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक के मान से, तो 2 की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह। -5 की गुणा -1 से करने पर +5 आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह जैसा था वैसे ही लगा रहेगा बीच में। तो अब 0 में से अगर हम -5 घटाएंगे, तो -5 बचेगा, उसकी गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -5। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड आ गया है -5। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 1 + 2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m12 से, तो -1 की घात आ गया है यहाँ पर 3, और m12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति में है, पहला पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, अवयव बचेंगे 0 3 0 3, उसके बाद है -1 0 -1 0, तो -3 का घन होगा माइनस का 1, यहाँ पर देखिए -1 का घन हो जाएगा -1, और इस उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे, 0 की गुणा 0 से करने पर 0, बीच में माइनस का चिन्ह, और 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 आएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए 0 में 3 जोड़ने पर 3 आएगा, और 3 की गुणा -1 से करने पर हो जाएगा -3। तो ये पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड आ गया है। अब हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 1 + 3, उसकी गुणा उसी के उपसारणिक से, तो -1 की घात यहाँ पर हो जाएगा 4, और m13 पहली पंक्ति का तीसरे अवयव का उपसारणिक हम ज्ञात करेंगे, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है -2। जब हम इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे, अवयव बचेंगे 0 2 3 -5, 0 2 3 -5, तो -1 की घात है यहाँ पर एक सम संख्या, जब सम संख्या होती है इसका मान आता है +1, और इसकी गुणा इस उपसारणिक के मान से करेंगे, 0 की गुणा -5 से करने पर 0, बीच में माइनस का चिन्ह, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। तो जब हम 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 बचेगा, और -6 की गुणा +1 से करने पर -6 आएगा। तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड हमने ज्ञात यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। a21, तो -1 की घात में 2 + 1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m21 से, तो -1 की घात आ जाएगा 3, m21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है 0, ये दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ दो, अवयव है -1 -2, -1 -2, -1 -2, उसके बाद -1 -2 -5 और 0, -5 और 0, तो -1 की घात है यहाँ पर विषम संख्या है, तो इसका मान -1 आएगा, और इस उपसारणिक का मान -1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस, फिर -5 की गुणा -2 से करने पर +2 हो जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा बीच में, तो -1 0 में से 10 घटाएंगे तो -10, और -10 की गुणा हम अगर -1 से करें तो आ जाएगा +10। अब हम दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 2 + 2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m22 से, तो -1 की घात यहाँ पर आ गया है 4, m22 ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है यहाँ पर 2,
तो दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, अब ये बचेंगे 3 3 माइनस 2 0। 3 3 माइनस 2 और 0। तो माइनस 1 की घात यहाँ पर है सम संख्या, तो इसका मान प्लस 1 आएगा। और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से करेंगे, 3 की गुणा 0 से करने पर 0, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर 3 की गुणा हम -2 से करेंगे तो -6 आएगा। वो माइनस चिन्ह यहाँ पर पहले से ही है, तो ये हो जाएगा +6। 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, और उसकी गुणा +1 से करने पर आ जाएगा +6। फिर हम दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में यहाँ पर आ गया है 2 + 3, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m23 से। तो -1 की घात यहाँ पर है 5, और m23 का मान हम दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करते हैं। तो ये है -1, तो ये दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। अवयव है 3 3 -1 -5। 3 3 -1 -5। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है, तो इसका मान -1 आएगा। और जब हम 3 की गुणा -5 से करेंगे तो हो जाएगा -15, बीच में माइनस का चिन्ह। और 3 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -3, और यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से ही है, +3 हो जाएगा। तो ये -1 -15 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -12। -12 और -1 की गुणा करेंगे तो +12 आ जाएगा। ये आ गए हैं दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सेकंड। अब हम तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे a31। तो -1 की घात में 3 + 1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m31 से। तो -1 की घात 4। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है 3। तो तीसरी पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म। अवयव बच गए हैं 1 -1 -2, -1 -2, -1 -2। उसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयव है 2 -1, 2 -1। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या 4 है, तो इसका मान आ जाएगा +1, और इस उपसारणिक का मान -1 की गुणा -1 से करेंगे प्लस का 1, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 2 की गुणा -4 2 से करने पर आ जाएगा, 2 की गुणा -2 से करेंगे तो आ जाएगा -4, और माइनस यहाँ पर पहले से है, +4 हो जाएगा। तो 1 की गुणा करेंगे हम, 4 में 1 जोड़ने पर 5, 5 एकन आ जाएगा 5। अब तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड हम ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 2, और इसकी गुणा उसी के उपसारणिक m32 से। तो -1 की घात 5, और तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है यहाँ पर, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है -5। तो ये तीसरी पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। अवयव बचेंगे 3 0 3 0 -2 -1। तो -1 की घात यहाँ पर एक विषम संख्या है, तो इसका मान -1 आएगा। अब इस सारणिक का मान हम ज्ञात करते हैं। 3 में से 3 की गुणा -1 से करने पर -3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। 0 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो -1 और -3, -1 और -3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर +3। अब हम तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 3, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m33 से। तो -1 की घात आ गया है यहाँ पर 6, और m33 का मान हम अव्यय की मदद से ज्ञात करेंगे। तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 0, तीसरी पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, अवयव बचे हैं 3 -1, 3 -1 0 2। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है, इसलिए इसका मान +1, और 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा 6। तो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। तब हम आव्यूह बी अब लिख सकते हैं। अतः आव्यूह सी बराबर, तो पहले हम आव्यूह सी के अवयवों को रखते हैं। तो आव्यूह सी के पहली पंक्ति के अवयव हो जाएंगे। देखिए, पहली पंक्ति है a11 a12 a13।
तो ये वन वन का मान -5 -3 -6, -5 -3 -6। अब दूसरी पंक्ति के अवयव है 10 6 12, 10 6 और 12। और तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 5 3 6, 5 3 6। ये आ गया है हमारा आव्यूह बी। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए बराबर। तो एडजॉइंट ए के जो अवयव हैं वो आ जाएंगे हमारे, आव्यूह सी का हमको डैश निकालना है, वही तो एडजॉइंट ए है, आव्यूह सी का परिवर्त। तो आव्यूह सी के अवयवों को लिखेंगे, फिर उसका परिवर्त ज्ञात करें। -5 -3 -6, 10 6 12 और 5 3 6। जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, -5 -3 और -6। फिर दूसरी पंक्ति 10 6 12 दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति 5 3 6, ये 5 3 6 तीसरा स्तंभ बदल जाएगी। तो ये आ गया है हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट एक, एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल। तो एडजॉइंट ए का हमारा मान आया है अभी यहाँ पर -5 10 और 5, -3 6 3, -6 12 और 6। और इसकी गुणा हम करेंगे आव्यूह बी के मान से। तो आव्यूह बी का मान था हमारा, एक स्तंभ आव्यूह था आव्यूह बी। तो इसके अवयव हैं यहाँ पर, देखिए 2 -1 3, 2 -1 3, 2 -1 और 3। और जब हम इनका गुणनफल करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहले आव्यूह की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -5 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा -10। फिर 10 की गुणा -1 से करेंगे तो -10, 5 तिया हो जाएंगे 15। ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 15। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो -3 की गुणा +2 से करने पर -6। फिर 6 की गुणा -1 से करेंगे -6। फिर 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। -6 की गुणा 2 से करने पर -12। फिर 12 की गुणा -1 से करेंगे तो -12। और 6 तिया हो जाएंगे 18। तो इसका जो मान आया है हमारा आव्यूह ए, एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल हमारा आ गया है। देखिए -10 -10 -20 और +15 करेंगे तो -5। उसके बाद -6 हो जाएंगे -12, -12 और 9 जोड़ेंगे उसमें हो जाए बचेगा -3। फिर -12 -12 -24, -24 में +18 जोड़ेंगे तो बचेगा -6। तो ये एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल एक शून्य आव्यूह नहीं आया है। इस स्थिति में समीकरण निकाय के हल होते हैं, कोई हल ज्ञात नहीं होता और इस स्थिति में निकाय असंगत कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि एडजॉइंट ए और आव्यूह बी का गुणनफल शून्य आव्यूह के बराबर नहीं है, इसलिए निकाय निकाय असंगत है, असंगत है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में भी हमको 3 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, चर x y और z में। ये पहला रैखिक समीकरण है, दूसरा और ये तीसरा। अब इन रैखिक समीकरण निकायों को हम एक आव्यूह समीकरण ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम आव्यूह स्टेप 1 में ये तीनों आव्यूह ज्ञात करेंगे। स्टेप 1 में आव्यूह ए, आव्यूह ए रैखिक समीकरण निकायों के गुणांकों का आव्यूह होता है। तो पहली रैखिक समीकरण के गुणांक हम लिखेंगे, x का गुणांक 5, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 4। फिर हम दूसरी पंक्ति के गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 5। तीसरी समीकरण से गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक 5, y का गुणांक -2 और z का गुणांक 6। तो ये आ गया है आव्यूह ए। अब हम आव्यूह x ज्ञात करेंगे।
आव्यूह x होता है अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह। अज्ञात राशियां यहाँ पर x, y और z है। x, y और z चर ही अज्ञात राशियां होती हैं। फिर उसके बाद आव्यूह b। आव्यूह b दाएं पक्ष में स्थित सभी अचर संख्याओं का स्तंभ आव्यूह होता है b। तो b 5, 2 और -1। तो तीनों आव्यूह हमारे आ गए हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे स्टेप में हम आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं स्टेप 2 आव्यूह ए का सारणिक। तो आव्यूह ए को हम सारणिक के रूप में लिख लेंगे। अब तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। पहली पंक्ति के अवयव है 5 - 1 4, 5 - 1 4। दूसरी पंक्ति के अवयव 2 3 5, 2 3 5। और तीसरी पंक्ति के अवयव 5 - 2 6, 5 - 2 और 6। इस ये 3x3 कोटि का सारणिक है। इसका मान हम प्रसार करके ज्ञात करते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुसार हम सारणिक का प्रसार कर देंगे। R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है यहाँ पर 5, उसको लिखेंगे, उसकी गुणा उसी के उपसारणिक से होगी। तो ये पहली पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे। अवयव बचेंगे 3, 5, -2 और 6। उसके बाद दूसरा अवयव है -1 पहली पंक्ति का, उसके आगे चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि पहले पहले पहली पंक्ति का पहला अवयव प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस रहेगा। तो दूसरे अवयव के आगे माइनस का चिन्ह और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक। तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो अवयव 2 5, 2 5 और 5 6। फिर तीसरा अवयव है 4, 4 के आगे प्लस का चिन्ह आएगा और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक। तो पहली पंक्ति छोड़ दो और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, अवयव बचेंगे 2 और 3, 5 और -2। 5 6 तिया हो जाएंगे 18, बीच में माइनस का चिन्ह। 5 की गुणा अगर -2 से करेंगे तो आ जाएगा -10 और माइनस चिन्ह यहाँ पहले से ही है तो +10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 1। 6 दूनी 12, बीच में माइनस का चिन्ह, 5 पंजे हो जाए 25। उसके बाद +4, 2 की गुणा -2 से करने पर -4, बीच में माइनस का चिन्ह, 5 तिया हो जाएंगे 15। अब लिखते हैं इनको। तो 5 और 18 और 20 हो जाएंगे यहाँ पर 28, +1। 12 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा -13। उसके बाद +4, यहाँ -4 -15 माइनस के 19 हो जाएंगे। तो 5 की गुणा 28 से, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 140। ये माइनस का 13 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 19 चौका हो जाएंगे, 19 चौका 76। तो अब इनको जोड़ लेते हैं। देखिए अब 140 है यहाँ पर, माइनस -13 और माइनस के 76, ये हो जाएंगे जुड़कर माइनस के 89। 140 में से 89 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 13 में से 8 घटाने पर 5, 51 आ गया है। तो इस आव्यूह ए के सारणिक का मान शून्य नहीं आया है, इसलिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि ए के सारणिक का मान शून्य नहीं है, इसलिए निकाय संगत है। निकाय संगत है। तो इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रश्नों में हमको दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को संगत असंगत के रूप में वर्गीकृत करना था, जो कि हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 7 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यह प्रश्नावली 4.5 आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस प्रश्नावली से प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में अवश्य ही मिलता है और जो 8 अंक के लिए पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रश्न संख्या 7 से हम प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। और आज की इस कक्षा में हमने देखिए स्टेप 1 और 2 ही सोल्व किया करते थे। दूसरे स्टेप में हमको पता चल जाता था निकाय संगत है या असंगत है। अब
प्रश्न संख्या 7 से हम स्टेप नंबर 3 भी सॉल्व किया करेंगे उसी की मदद से। यहाँ पर आव्यूह विधि द्वारा हम इन अज्ञात राशियों को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। आप पीडीएफ फॉर्मेट में यह फाइल आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।